हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स के आज हम 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर का ये हमारा वन शॉट वीडियो है और आज हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो चलिए उन सभी पीवाईक्यू को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए जी एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकत्व क्या है, इसके गुणों को लिखिए। अब सबसे पहला कह दिया चुंबकत्व क्या है जी, ये हमें बताना है और उसके बाद इसके गुणों को भी हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो चुंबकत्व या हम कह सकते हैं सिंपल चुंबक किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं जी, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थों का वह गुण, ठीक है, जिससे वह लोहे जैसे वस्तुओं को आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थों का वह गुण जो लोहे जैसे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, चुंबक हम ऐसे भी बहुत जीवन में बहुत बार इस्तेमाल भी हमने किया हुआ है। जब छोटे थे हम लोग तो मोस्टली मैं अपना बात बताऊं तो हम और हमारी जितने भी दोस्त हैं वो चुंबक एक होता है, चुंबक गोलाकार टाइप से चुंबक हम लोग रेडियो से निकाल लेते थे। इस तरीके से गोलाकार चुंबक होता था, तो उसको हम लोग धागे में इस तरीके से धागे में बांध कर और रोड के साइड साइड हम लोग चलते थे। और इसमें क्या है कि लोहे छोटे छोटे कंकड़ को हमने बिनने के लिए, ठीक है, हम लोग घूमते रहते थे। और छोटे में बहुत हमने ऐसे ऐसे मतलब काम किए, ऐसे ऐसे खेल किए हैं कि मतलब बताना बहुत अजीब लगेगा। तो वही चुंबक है जी जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो वही बात है जी, चुंबक का वह गुण जो जिसमें वो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, वही चुंबकत्व कहलाता है। मतलब चुंबकत्व क्या है, चुंबक का एक गुण है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है कि चुंबक के गुण। यहां पे हम ये कह सकते हैं इनके गुण हमें पूछा गया है। तो चुंबकत्व का गुण क्या है, या चुंबक का मोस्टली हमसे गुण पूछा जाता है। ठीक है, चुंबकत्व क्या है और यहाँ पे चुंबक का गुण वास्तव में पूछा जाता है। तो चुंबक के गुण के लिए आपको बता देना है कि हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। मैं आपको बताना चाहूंगा एक चुंबक के फिगर बनाकर। तो ये एक चुंबक है हमारे पास, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव एक हमारा साउथ ध्रुव। नॉर्थ मतलब उत्तर ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कह दिया गया कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमें बात बताया गया कि ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है और नॉर्थ नॉर्थ जो होते हैं, नॉर्थ ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे जी। ठीक है, समान ध्रुव एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अगर मान लेते हैं ये साउथ ध्रुव है ये भी साउथ ध्रुव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे ये एक चुंबक है, अब इस चुंबक के पास एक और हमारे पास ऐसे हम चुंबक ला लेते हैं और इसका ये हमारा साउथ ध्रुव है और इसका ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है। तो आप बताइए इन दोनों चुंबक के बीच क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो हर कोई कह सकता है, सभी स्टूडेंट कहेंगे कि प्रतिकर्षण होगा सर। अब क्यों क्यों प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इसका देखिए साउथ ध्रुव है और इसका भी साउथ ध्रुव है, तो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, इसलिए दोनों चुंबक क्या हो जाएंगे, दूर हटने लगेंगे। समझ गए ना, तो ये बातें कही गई। तीसरा हमें ये बात बताया गया कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब विपरीत जो ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विपरीत ध्रुव क्या मतलब कि एक हमारा नॉर्थ ध्रुव है तो एक हमारा साउथ ध्रुव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे जी। अगर विपरीत ध्रुव है तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बताएं तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक चुंबक बना लेते हैं, ये हमारे पास एक चुंबक है जिसका ये हमारा साउथ ध्रुव है, ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है। ठीक है, या ऐसे हम कर लेते हैं, कोई भी आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है और ये हमारा साउथ ध्रुव है। फिर एक और हम चुंबक यहाँ पे ले लेते हैं, एक और हमने यहाँ पे चुंबक ले लिया, इसका ये नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारा साउथ ध्रुव है। ये दो चुंबक हमने ले लिया। अब इन दोनों के बीच क्या होगा जी, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा।
आकर्षण होगा। अब क्यों आकर्षण होगा? क्योंकि ये साउथ ध्रुव है और ये नॉर्थ ध्रुव है, मतलब ये एस है तो ये एन है। तो जब विपरीत आवेश होते हैं तो ये दोनों अपनी ओर आकर्षित होते हैं, मतलब ये दोनों चिपक जाएंगे। चिपक जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जुड़ जाएंगे जी। तो ये बातें हैं। तो ये हमने कितना देख लिया? 3 देख लिया। चौथा गुण क्या है कि चुंबक को तोड़ने पर भी हर टुकड़ा में दो ध्रुव बल होता है, मतलब दो बल जो होता है, ध्रुव बल बन जाता है। ठीक है, दो ध्रुव बन जाता है। ठीक है, सीधी बात कहें तो मान लेते हैं ये हमारा एक चुंबक है। ठीक है, ये हमारा एक चुंबक है। अब इसमें ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारा साउथ ध्रुव है। अब मान लेते हैं इस चुंबक को, मान लेते हैं सपोज डेट कि ऐसा हम मान लेते हैं कि इस चुंबक को हम ऐसे तोड़ रहे हैं। तो चुंबक को तोड़ देंगे ना, तो एक टुकड़ा ये बनेगा, एक टुकड़ा ये बनेगा। तो ये जो टुकड़ा बना, ये मान लेते हैं ये एक टुकड़ा निकला। तो ये अब जो नॉर्थ वाला टुकड़ा निकला, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव इसमें उत्पन्न हो जाएंगे अपने आप ही। जैसे ही तोड़े तो नॉर्थ साउथ दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। ये भी टुकड़ा जो एस वाला, अगर हम इसको साइड लेकर चलते हैं तो इसमें भी साउथ के साथ साथ नॉर्थ ध्रुव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो सीधी बात है, चुंबक को कितना भी हम तोड़े ना, तो उसमें फिर से दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब सीधी बात है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है, चुंबक को तोड़ने पर हर टुकड़ा में दो ध्रुव बन जाता है, हर टुकड़ा में दो ध्रुव बन जाता है। ये ध्रुव ही तो है एन और एस। फिर कह रहा है कि लटकाने पर चुंबक को उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रहता है। मतलब सीधी बात है ना कि अगर हम किसी भी चुंबक को पकड़कर धागे में बांधकर अगर लटकाए ना, तो उत्तर दक्षिण की दिशा में ये क्या होता है, चुंबक मुड़ जाता है। ठीक है, ये बातें हैं जी। चलिए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक चीजें हैं और क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने बता दिया आपको। तो हमने जाना चुंबक के बारे में और चुंबकत्व के बारे में भी जाना। चुंबक और चुंबकत्व दोनों में अंतर है। ठीक है, ये बात आपको नहीं पता है, थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए बाबू, चुंबक और चुंबकत्व में क्या अंतर है समझिएगा। चुंबक क्या है? चुंबक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंटों को कंफ्यूजन हो सकता है। चुंबक, चुंबक क्या है? तो चुंबक एक है ना, एक पदार्थ है। ठीक है, चुंबक एक क्या है? एक पदार्थ है। पर और चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व, तो चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व एक गुण है, गुण। अब किसका गुण है जी? तो ये चुंबक का ही गुण है चुंबकत्व। ठीक है, चुंबक में एक गुण पाया जाता है जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो उसी को चुंबकत्व कहते हैं। तो इसीलिए चुंबकत्व के यहाँ पे परिभाषा पूछा गया है। तो हमने लिखा है कि पदार्थों का वह गुण, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं चुंबक का वह गुण जिससे वह किसी लोहे जैसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। और चुंबक क्या कह सकते हैं कि चुंबक वह पदार्थ है जो अपनी ओर यही यही सेम परिभाषा हम ये भी इसमें कह सकते हैं, परंतु यहाँ पे गुण नहीं कहेंगे। चुंबक वह पदार्थ है जो किसी भी लोहे जैसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए हैं, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए या दीजिए, परिभाषा दीजिए। मैं आपको बता दूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये बहुत बार पूछा गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट उनको हो सकता है बीच में डाउट भी आ जाए। अब डाउट बहुत सारी रीजन से आ सकता है। पहली बात तो डाउट आ सकता है कि मेरी उम्र को देखकर कि ये हमारी उम्र के हैं तो ये क्या ही हमें पढ़ा पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी डाउट आ सकता है कि हो सकता है मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए, या अदर कोई भी कारण हो सकता है जिससे आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, तो डाउट ना आए उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप कोई भी, आप जाइए पेपर सेट उठाकर देख लीजिए। आप उठाकर कम से कम 2019 से लेकर 2026 तक के प्रश्न पत्र को उठाकर देखिए। हर साल कम से कम 5 से 7 सेट आपके बनते हैं। उन सभी सेटों को उठाकर देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन बार बार मिल जाएगा जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब नहीं करना चाहते तो क्या मैं करूं? मैं क्या करूं जी? मैं तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, विश्वास जिनको है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और जिनको नहीं है ना भैया नहीं कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। समय आएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंटों को मैं देख रहा हूं वो सीरियस नहीं है अभी भी। अरे भैया क्यों सीरियस नहीं है? कब सीरियस होंगे? जब एग्जाम आ जाएगा, कल एग्जाम रहेगा तो आज सीरियस होंगे।
मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्यों, मतलब क्यों स्टूडेंट सीरियस नहीं है, क्यों पढ़ नहीं रहे हैं, क्या क्या कारण है, क्या रीजन है दोस्त। पढ़ाई कर लीजिए, ये आपके लिए ही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा। और जो पढ़ रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा वो मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, दूसरे के चक्कर में नहीं रहिएगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। आप पढ़िए, आप पढ़िए दोस्त, सीधी बात है। अगली बात आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए सीधी बात है, एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, फिर हम समझाएंगे, याद हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव यानी दो समान व विजातीय ध्रुवों वाले चुंबक, ठीक है, के ध्रुव बल्य और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारा चुंबक, हम एक चुंबक बना लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें हैं बताना चाहूंगा। ये हमारा चुंबक है, ये चुंबक का ध्रुव है N और S। ये चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है जो है हमारा 2L, ठीक है। तो ये हमारा चुंबक है जो है N और S, ठीक है। अब ये दोनों ध्रुव जो है ना, दोनों ध्रुव हैं, ये आप याद रखेंगे, जो दोनों ध्रुव हैं ये समान परिमाण के हैं। ये दोनों ध्रुव हैं, ये समान परिमाण के हैं जी। और ये दोनों ध्रुव विजातीय ध्रुव है। विजातीय मतलब एक ध्रुव N है तो एक S है, ऐसा नहीं है कि ये भी N है तो ये भी N है। तो ये विपरीत ध्रुव है जी, विपरीत विपरीत ध्रुव है जी। तो जब भी ऐसा हो कि दो दो समान परिमाण में समान और विपरीत ध्रुव है या विजातीय ध्रुव हो ना, और उनके बीच की दूरी अगर 2L हो, तो इन सभी चीजों के इस बने निकाय को ही ना हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। सबसे पहली बात, क्यों हमने ये चीजें चुंबकीय द्विध्रुव को कौन ली बताया, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव जब हम बोलेंगे तो आपको पहले समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दोनों ध्रुव समान परिमाण में के हैं, और दोनों ध्रुव जो है ना वो विपरीत ध्रुव हैं, एक N है तो एक S है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2L होना चाहिए, मतलब अल्प दूरी होना चाहिए। तो इसीलिए हमने लिखा है किसी चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में थोड़ा हमने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है, यानी दो समान व विपरीत ध्रुव वाले चुंबक, यानी दो समान और विपरीत ध्रुव वाले ये क्या है, चुंबक है, ठीक है। तो ऐसा ये चुंबक होना चाहिए। तो ये आप चाहे ना, ये केवल ये अगर आप नहीं चाहते तो ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्त, लिख लीजिएगा तब भी 100% सही है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आप क्या कह सकते हैं, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य मतलब इन दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव ले लेंगे उसी को हम ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव में से ध्रुव प्राबल्य, ठीक है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम M से प्रदर्शित करते हैं, M से प्रदर्शित करते हैं। M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2L, ये होता है जी, ठीक है, स्मॉल m इंटू 2L ये हमारा होता है। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये हमारा क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव बल, ये हमारा ध्रुव बल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। ये m क्या है, तो m ये हमारा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये है जी। तो हम यहाँ पे क्या आपको कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव, ये हमारा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की दूरी, उनके मतलब इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। तो हमेशा ये चीजें याद रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव का कोई चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये परिभाषा आप हमेशा बोल देंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, ये आप बोल दीजिएगा। और इन सभी चीजों को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे सीधी बात कहें तो इसको अच्छे से हम लिख दे रहे हैं। जो आपको लिखना है, जो आपको लिखना है ना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। परिभाषा के अंतर्गत, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया। परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कैपिटल एम इजकल टू, देखिए कैपिटल एम इजकल टू स्मॉल एम इंटू 2l होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये 2l m में गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये m इजकल टू 2ml। 2ml ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम फॉर्मूला हो जाता है। इसको आपको याद रख लेना है, ये हमारा प्रूफ लिख दे या आंसर लिख दे, ये हमारा फॉर्मूला है जी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस सबको आपको याद रखना पड़ेगा जी। ठीक है, अगली बात आता है इसका मात्रक। आप हमेशा याद रखेंगे कि एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आनी चाहिए, मेन मेन फोकस मेरा यही है कि समझ में आपको आ जाए। अगला हमारा तीसरा जो आता है, चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए और इसका गुण लिखिए। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, सीधी बात है, चलिए हम समझा देते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, या इसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहें या चुंबकीय बल रेखाएं कहें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने क्या परिभाषा लिखा है, एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, सबसे पहली बात, काल्पनिक और वक्र रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ, और वक्र मतलब इस तरीके से वक्र रेखाएं हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर यदि एकांक उत्तरी ध्रुव, जिन पर यदि एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो वह उस पथ पर गति करता है। तो उस पथ को ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखिए अब मैं आपको समझाने पर फोकस करूंगा। समझने के लिए तैयार है तो चलिए समझाते हैं जी। ये हमारा चुंबक है, ये चुंबक का नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारा साउथ ध्रुव है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, ये हमारा चुंबक है। अब जब भी चुंबक होगा तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न पहले से है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये हमने एकांक उत्तरी ध्रुव को लेकर गए। एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब समझते हैं ना, एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है कि n का मान, जो उत्तरी ध्रुव है ये, और इसका मान अगर 1 हो तो ये हमारा एकांक उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एकांक उत्तरी ध्रुव, ये हमारा क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो हम ये कह रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबक है, ये हमारा क्या है, चुंबक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक के, ठीक है, जब किसी चुंबक है और चुंबक के पास में अगर एकांक हम उत्तरी ध्रुव को ले जाते हैं, तो आप ही बताइए, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो अभी हमने गुण से क्या पढ़ा है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, दूर हटाता है। क्या करता है जी, दूर हटाता है। ठीक है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। तो ये अगर आप ऐसे समझें तो ये जो ध्रुव है, ये जो नॉर्थ ध्रुव है, इस नॉर्थ ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इस तरीके से कहेगा कि दूर हटो तुम, ये दूर हटाएगा, ये क्या करेगा, दूर हटाएगा ये। परंतु ये हमारा एस ध्रुव है और ये हमारा एन ध्रुव है, तो ये वाला ध्रुव इसको अपनी ओर क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं, तो देख सकते हैं ये दूर हटा रहा है, ये आकर्षित कर रहा है। तो एक वक्र टाइप का बन रहा है ना, तो इसी तरीके से एक क्या बनता है, इसी प्रकार एक यहाँ पे इस तरीके से जब करता है
तो इसी तरीके से एक बंद इस तरीके से एक वक्र बनता है जी। इसी तरीके से करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक वक्र बनता है इस तरीके से। ये वक्र क्यों बन रहा है ये आप समझे ना, ये चीजें हैं जी। तो ये इस तरीके से वक्र बनता है। अब यहाँ पे हमने यही कहा कि सीधी बात है, ये जो एकांक उत्तरी ध्रुव, ये जो पथ है, ये पथ मतलब क्या है, एक रेखा है या एक रास्ता है। ये जो रेखा है या इसी को हम पथ भी कहते हैं, पथ मतलब रास्ता है। इस पथ पर या रेखा पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है ना, उसी रेखाओं को, उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, उस पथ को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमने क्या आपको बताया, हमने ये कहा कि एकांक, अगर आपको चुंबकीय द्विध्रुव सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं का अगर शब्दशः ऐसे भी परिभाषा आप कर सकते हैं, कैसे कहेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। ये कल्पना किया हुआ है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। जिस पर क्या करता है, एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। ठीक है, यही आप कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है या गति करता है। उसी को थोड़ा यहाँ पे बोल दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर यदि एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए, अब इस पे थोड़ा और बढ़ाकर लिख दिया गया है कि जिस पर अगर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो उस पथ पर वो गति करता है, तो उस पथ पर गति करने लगेगा अगर रखेंगे तो उसी को ही हम वही को क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। तो इससे अच्छा तो लाख गुना ये है ना, इससे भी अच्छा लाख गुना ये है और छोटा भी है कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक और वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है या गमन करता है। सीधी बात है, हो जाएगा आपका। तो ऐसे बोलकर ये फिगर आप बना लेंगे। अगला आता है इसका गुण में आप जान लें तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये उत्तर ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। सही बात है, देखिए उत्तर ध्रुव से ये निकल रही थी और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही थी ना, तो ये दिशा भी आप जाना दिखाना चाहें दिखा दीजिएगा और बेहतर रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इधर से निकल रही हैं और यहाँ पे क्या हो रही हैं, यहाँ पे प्रवेश कर रही हैं। इसमें क्या कर रही हैं जी, इसमें उत्तर दक्षिण वाले ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। दूसरी बात हमें बताया गया कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, वो क्यों नहीं काटेंगी, वो अभी कल हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरी फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कराए थे। अब नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी गलती है, नोटिफिकेशन नहीं मिला, आपको पता नहीं चला तो आपकी ये गलती है। क्यों गलती है जी, क्योंकि हम बहुत बार कह चुके हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी ऑन कर लिया जाता है, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो आपको देख पाए। तो अगर आप पूरी किताब के हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल ही हमने कराया हुआ है, आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि क्यों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, और तीसरी बात है जहां बल रेखाएं अधिक होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है ना, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगा। ये बातें कहा गया। और जहां कम होगा वहां पे कम होगा जी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगली बात यहाँ पे कह दिया गया, चुंबक के बाहर ये बंद नहीं होते हैं। ठीक है, चुंबक के बाहर ये बंद नहीं होते परंतु चुंबक के अंदर बंद पथ बनाते हैं। सीधी बात कहा गया ना कि चुंबक के बाहर ये बंद वक्र नहीं बनाते हैं, बंद पथ कहें या बंद वक्र नहीं बनाते हैं, जबकि चुंबक के अंदर ये बंद वक्र बना लेते हैं। चलिए इसको अगर नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, 3 भी काफी है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए अगला हमारा आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सॉरी दिमाग कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ा है जिसको हम चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं।
वो हमने देख लिया ना। अब हमारा कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, परिभाषा सुन लेते हैं। तो क्या कहा है जी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बातें यहाँ पे कहा गया है जी। मतलब अगर हम क्या करते हैं, सीधी बात है कि जो हमारा यहाँ पे सीधी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या होता है, F/m होता है। यही हम बता रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला होता है। अब बाबू बात को समझिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है, अगर थोड़ा सा सही में लिख दे रहा हूं, B इक्वल टू F/m, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बल है। ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ध्रुव है। और कौन सा ध्रुव है, तो ये हमारा याद रखेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव को यहाँ पे मोस्टली हम लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं उत्तरी ध्रुव है, मोस्टली उत्तरी ध्रुव को ही हम लेते हैं। तो ये सपोर्टेड उत्तरी ध्रुव हमने ले लिया, जैसे दक्षिणी ध्रुव भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोस्टली हम उत्तरी ध्रुव को ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे B इक्वल टू बल और ये हमारा क्या है, F है। अगर हम कहें कि ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, इसके मान को अगर हम एक ले लेते हैं, एक मतलब एक को हम एकांक भी कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं जी, एकांक कहते हैं, कहते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, m जो है वो एकांक है। m क्या है, तो m को हम लिखते हैं एकांक। ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव के मान को अगर हम एक ले लेते हैं, तो उस समय पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी, बल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यही बात हम कह रहे हैं, ये बल क्या, ये F क्या है, ये बल है। और ये B क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आओ बात को समझिएगा, हम कैसे परिभाषा करेंगे। हाँ, ये हमारे क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो अगर हमने m के मान को, आप ही सोचिए, अगर B इक्वल टू F/, m इक्वल टू अगर 1 हम ले लेते हैं, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होगा, तो उस समय पर B जो होगा वो F के बराबर होगा कि नहीं, B होगा वो F के बराबर होगा। तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक को एकांक कह सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एकांक, ध्यान से समझेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव पर, ये क्या है, m क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया। हमने कहा कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये एकांक जो उत्तरी ध्रुव है ये कहाँ पे होगा, तो एकांक उत्तरी ध्रुव कहाँ पे होगा जी, तो ये किसी न किसी चुंबकीय क्षेत्र में ही तो होगा। कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये हमारा एक क्या है, नॉर्थ, और ये हमारा साउथ ध्रुव है। तो यहाँ पे यही ना एकांक उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा कहाँ पे है, तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र में है जी, चुंबकीय क्षेत्र में होगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अच्छे से क्या कहेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छे से अगर बोले तो ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही बात लिखा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमारा तीव्रता का परिभाषा हो गया, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहाँ पे अगर हम मात्रक की बात करें, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, और क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो हमसे पूछ ली जाती हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहला इसमें हमें पूछा जाता है मात्रक। सबसे पहले तो हमेशा आप यूनिट कम से कम आप याद रखिएगा। तो यूनिट आप इसका याद रखेंगे एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, ये आप इसका क्या लिखेंगे, एम्पियर, सॉरी,
एम्पियर प्रति मीटर, ये इसका क्या रखेंगे, इसका मात्रक याद रखेंगे। दूसरा, ये कौन सी राशि होती है, तो राशि पर अगर हम बात करें तो ये हमारी एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। अगर हम इसकी बीमा पे बात करें, बीमा, तो ये भी आप याद रखेंगे, ML L0T-2 A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। क्या होता है, M1L0T2 T-2 A-1 होता है। या इसी को अगर हम ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं कि T-2 A-1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने जितना एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन आता है द्विघात का कोण। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, द्विघात कोण से आप क्या समझते हैं। अब द्विघात का कोण क्या है जी, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक हम पृथ्वी का फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने पृथ्वी का फिगर बना लिया। अब पृथ्वी के फिगर में यहाँ पे दो क्या होते हैं, अक्ष होते हैं। ये एक हमारा अक्ष है जिसे हम भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, यह हमारा उत्तरी मान लेते हैं, ये हमारा एन एस है और ये हमारा एन जी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भौगोलिक क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे कि पृथ्वी का एक क्या होता है, एक भौगोलिक याम्योत्तर भी होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आप इतना बात समझ रहे हैं ना, ये सभी चीजें जैसे कैसे हम समझाएं आपको, आई थिंक जैसे पृथ्वी होता है तो पृथ्वी का एक भौगोलिक अक्ष होता है, तो ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। ये हमारा पृथ्वी का, ये हमारा, ये पृथ्वी का उत्तर साइड है, ये हमारा दक्षिण साइड है। तो ये इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एन जी से। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एन जी है और ये इसको हम एस जी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक है, भौगोलिक को ही, इसीलिए भौगोलिक जो है ना उसी को जी से जियोग्राफी कहते हैं, तो इसलिए जी लिखा गया है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो एस एन एस से हमने दर्शाया है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं एक हम चुंबक को रखते हैं, एक हम मान लेते हैं यहाँ पे चुंबक को अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं ये हमने चुंबक को रख दिया, ये हमने एक चुंबक को रखा, तो चुंबक का भी तो अक्ष होता है ना, तो ये सपोर्टेड मान लेते हैं, ये चुंबक का हमारा अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा चुंबक का अक्ष हो जाएगा, तो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है जी, ये हमारा साउथ हो जाएगा। तो हमने क्या आपको बताया, हमने ये आपको बताया, हमने क्या बताया, ये इसको हम कहते हैं भौगोलिक यामी, दूसरे कलर से ले लिख रहे हैं, ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं भौगोलिक यामी, भौगोलिक याम्योत्तर, ये भौगोलिक याम्योत्तर है। और इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, तो ये हमारा ये है जी। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो बना ये कोण है ना, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, द्विघात का कोण कहते हैं। आप समझे बात को, तो हमने यही बताया कि ये जो भौगोलिक याम्योत्तर है और जो चुंबकीय याम्योत्तर है, इनके बीच बना ये जो कोण है, उस कोण को ही हम द्विघात का कोण कहते हैं। तो यही बात तो हमने लिखा है, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को द्विघात का कोण कहते हैं। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि ये भौगोलिक याम्योत्तर है, ये चुंबकीय याम्योत्तर, इनके बीच जो बना ये कोण है, इस कोण को द्विघात का कोण कहते हैं। और ये परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है ना, बना लेंगे ना, अच्छी बात है। तो इसीलिए हमने फिगर पर विशेषकर ध्यान देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। अगला हमारा आता है नति कोण क्या होता है, और नति कोण को हम नमन कोण भी कहते हैं।
तो नमन कोण को परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नमन कोण को नति कोण भी कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या है? तो लिखा गया है पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। अब नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं पृथ्वी की यहाँ पे हम क्या बना दे रहे हैं, पृथ्वी के दो अक्ष हम दो तीव्रता यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हमारा पृथ्वी का, ये हमारा क्षैतिज तीव्रता बना ले रहे हैं, आइए हम पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक है। तो ये आप अगर हम यहाँ पे हम आपको बताएं तो ये हमारा पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता, आइए हम पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक है। तो पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता जो है इसको हम मान लेते हैं सपोर्टेड कि इसको हम H से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ऊर्ध्वाधर तीव्रता को मान लेते हैं V से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता ये ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, ठीक है। इसका अगर परिणामी तीव्रता अगर हमें कोई पूछ दे तो इसका परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, ये इसका परिणामी तीव्रता हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षैतिज तीव्रता है, हिंदी में थोड़ा लिख दे क्या, ये हमारा क्षैतिज, ये हमारा क्षैतिज तीव्रता है और ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता। ये हमारा क्या है, ये हमारा है परिणामी तीव्रता, परिणामी, इतना ही लिख दे रहे हैं, परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता, इस क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है ना उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। पता है ये परिभाषा समझ में आ गया ना, इतना बड़ा परिभाषा सिंपल वे में हमने कह दिया कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं जी, ठीक है। तो ये आप बोल देंगे ना, और ये भी आप याद रखेंगे परिणामी तीव्रता को हम आई से दर्शाते हैं जी, किससे, तो आई से हम दर्शाते हैं। तो हमने एक बार और परिभाषा बोल रहे हैं, याद हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप बोलिएगा कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए हमेशा मेरा काम ये है, अब मैं हमेशा से चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। अब जिनको ये फिगर बुक जो क्या है बुक में दिया तो है बट इस तरीके से थोड़ी ना समझाया गया है, बट मैंने कोशिश किया कि इसको अच्छे से समझा दूं, इससे आपको अच्छे से समझा दूं जिससे कि आपको परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सभी चीजें मैं कहूंगा ना कि मैं आपको सिंपल वे में जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करता हूं। मेरा लक्ष्य है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंटों को भी परिभाषा और नियम, सिद्धांत, डेरिवेशन सब आसानी से समझ में आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो थोड़ा सा ही सही मैं कहूंगा कि अगर आप बड़े बड़े टीचरों का सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम जैसे छोटे टीचरों को भी आप सपोर्ट कर दीजिएगा। और सपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा रहे हैं वन शॉट के माध्यम से। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। अब वीडियो को शेयर करना आपके ऊपर है, आप शेयर कम से कम 5 दोस्तों के पास भी कर देंगे ना तो बहुत हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है सब चीजें। अगला आता है हमारा कि चुंबक का परमाणुविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब चुंबक के परमाणुविक मॉडल की व्याख्या हमें करना है। चुंबक का परमाणुविक मॉडल क्या होता है तो इसको भी हम समझा देते हैं, देख लीजिए। चुंबक के परमाणुविक मॉडल, ये हम कह देना ये बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चुंबक का परमाणुविक मॉडल को हम समझा देते हैं। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, बात को समझिएगा जो हम आपको समझा रहे हैं,
हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से क्या बना होता है। पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, या हम अणु नहीं कहकर हम कह सकते हैं कि परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब ये जो अणु होता है ये भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उन सभी कणों को हम परमाणु कहते हैं। अच्छा, इतनी बेसिक बात आपको पता है कि नहीं कि परमाणु बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। और जो अणु होता है वो बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं जी, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अब जो परमाणु होता है, अब परमाणु पे आते हैं, तो ये परमाणु का हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो परमाणु के बारे में हम क्या जानते हैं कि परमाणु जो होता है, तो परमाणु है, अब परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। और नाभिक में दो चीजें होती हैं, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों चीजें होती हैं। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती है जी, नाभिक के चारों ओर इस तरीके से, नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करती हैं, गति करती हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होती हैं वो इस तरीके से गति करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र और प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो इसी को चुंबक का परमाणुविक मॉडल कहा गया है। चुंबक के द्वारा परमाणुविक मॉडल, तो ये परमाणु परमाणु के जैसा मॉडल है कि नहीं है, तो इसलिए कहा गया है चुंबक का परमाणुविक मॉडल। तो चुंबक के परमाणुविक मॉडल में हमें क्या बातें बताई गई, अब ध्यान से समझेंगे। इतना बड़ा परिभाषा या मॉडल को आप याद नहीं कर सकते रट्टा मारकर, इसको जितना आप समझेंगे तभी याद कर सकते हैं। तो क्या इस मॉडल में बताया गया, हमें बताया गया कि चुंबक के परमाणुविक मॉडल के अनुसार, ध्यान से समझेंगे कि इस मॉडल के अनुसार बताया गया हमें कि इस मॉडल के अनुसार कोई भी किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। और अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के वृत्तीय गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होने का मतलब है कि इसी के इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रॉन, चुंबकत्व अभी हमने बताया ना, चुंबक का एक गुण होता है जिसके कारण वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, तो जिसके कारण चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो यही तो बात है। देखिए, हमने जो पढ़ा है वही चीजें हम बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे वही चीजें हमने लिखा हुआ है। क्या हमने बोला है जी, देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, देख लीजिए, इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यहां तक समझ लीजिए, क्या बताया है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां से क्या लिखा गया है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब यहां तक मैं बता दूं, तो हमने क्या बताया कि परमाणु होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे परमाणु कहते हैं।
अब परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये बातें यहाँ पे लिख दिया गया। तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में गति करते हैं। तो हमने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति, जिसमें इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब जिसके इनकी गति करने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। दोनों उत्पन्न होने का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉनों की गति करने के कारण चुंबकत्व उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ये बातें कह दिया गया। तो वही लिखा गया है कि अर्थात इलेक्ट्रॉनों के गति के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो बताइए कुछ है जी इसमें, इस नियम में कुछ भी है? ये सभी चीजें तो हमने पहले ही आपको समझा दिया है। तो लास्ट टाइम मैं परिभाषा को बोल रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे सुनिएगा, आप कहेंगे कि चुंबक के परमाणुविक मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम अणु कहते हैं, तथा अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो यही तो चीजें हैं, आप बोल देंगे 100% है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए, हमेशा आप याद रखिएगा ऐसे। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा लिखिए। अब हमें यहाँ पे कह दिया गया कि चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, इन तीनों को हमें बताना है। चलिए, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चुंबकशीलता को समझ रहे हैं। चुंबकशीलता क्या है जी? तो चुंबकशीलता का फॉर्मूला जो होता है ना, वो चुंबकशीलता को हम म्यू से दर्शाते हैं और म्यू इक्वल टू होता है B/H। ये चुंबकशीलता का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, ये चुंबकशीलता का क्या है? फॉर्मूला। अब चुंबकशीलता में यहाँ पे जो H है ये क्या है? तो ये हमारा H क्या है? चुंबकीय प्रेरण है। ओहो, ये चुंबकीय प्रेरण है और ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओहो, क्या ये हमारा, ये क्या है? H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये म्यू नॉट क्या है? ये चुंबकशीलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है, तो किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो यही बात हमने लिखा है कि किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो इतना लिखने के बाद ये फिगर आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगला हमारा आता है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति को चाई एम से दर्शाते हैं, इस तरीके से दे रहे हैं, ये चाई एम से दर्शाते हैं और चाई एम इक्वल टू क्या होता है? I/H होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर आप समझे तो ये हमारा I जो है, I को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, चुंबकन तीव्रता।
एच क्या है जी, आई चुंबकन तीव्रता है, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा चाई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो हम ये आपको परिभाषा कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता क्या कहते हैं जी, सॉरी चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, समझ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ गए ना? तो यही बात हमने लिखा है कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है? अब आपेक्षिक चुंबकशीलता समझिएगा, तो हमने क्या लिखा है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम किससे, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता को चाई म्यू एम से दर्शाते हैं, और म्यू एम इक्वल टू क्या क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या है जी, तो देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा ये म्यू है ना, ये म्यू जो है ये पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये जो म्यू नॉट है ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये हमारा किसी पदार्थ की चुंबकशीलता है और ये हमारा क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो हम यही कह सकते हैं कि वायु की चुंबक, सॉरी क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जी आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता, ठीक है, ये क्या है, किसी पदार्थ का चुंबकशीलता है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता भी कह सकते हैं। तो वही लिखा गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और वायु के चुंबकशीलता का अनुपात, वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट का अनुपात जो होता है वो उस पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ओहो, लाइट की क्या हो गया प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगला हमारा 9th नंबर क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इनका अंतर हमने सिंपल सा परिभाषा करके बता दिया है। तो पहले हम जान लेते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ मतलब कि वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास प्रबल चुंबक है, ये हमारे पास एक क्या है, प्रबल, क्या है, प्रबल चुंबक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे चुंबक होते हैं, प्रतिचुंबकीय ये हमारे पास एक पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यही है जी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर हटते हैं जी। प्रतिचुंबकीय प्रबल चुंबक से क्या होंगे, दूर हटेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं। ठीक है, अगला आता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका हमने लिखा है कि वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास प्रबल चुंबक है, तो प्रबल चुंबक है ना, तो प्रबल चुंबक है। अब मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, तो हम ये कह रहे हैं कि वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, चिपकते हैं, तो उस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला आता है लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ मतलब वे पदार्थ
जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दुर्बल मतलब कमजोर चुंबक की ओर, तो वो हमारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? लौ चुंबकीय पदार्थ। जैसे वहां पे क्या लिखा गया है? वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर होता है। तो वह पदार्थ वह पदार्थ जो दुर्बल जो चुंबक होता है उसकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो उस पदार्थ को हम लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो आज हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे उसको हमने कवर कर दिया। मेरा लक्ष्य है कि हम आपको बहुत जल्द ही पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपके केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम कवर करा दें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंटों का सपना है कि क्लास 12th में हम एक अच्छा नंबर स्कोर करें, फिजिक्स में 70 में 70 लाएं, 65 लाएं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी 65 नंबर 70 नंबर हम लेकर आए, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बशर्ते आप रेगुलरली मेहनत करते रहें। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और सबसे खास बात जी, कि इससे पहले कि आपने 4 चैप्टरों के अभी तक वन शॉट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, आप एक बार क्लिक कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।